नेपाल की टीम जब क्रिकेट के मैदान पर होती है तो नेपाल के फैंस की उम्मीद यही रहती है कि भाई आज ये टीम मुकाबला जीत जाए और ऐसे में एक बार फिर से ये टीम मैदान पर उतरने वाली है। नेपाल और ओमान के बीच ये मुकाबला होगा। आईसीसी क्वालिफायर का ये मुकाबला है, लेकिन इस मुकाबले में जीत और हार का मतलब क्या होगा नेपाल के लिए, क्या उनके पास अभी भी चांसेस हैं क्वालिफाई करने के लिए, वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा पिच की क्या रिपोर्ट रहने वाली है, जिस मैदान पर ये मुकाबला खेला जाएगा वहां पर टीमों का जो स्टैट्स है उसके बारे में, यहां तक कि बैटिंग करने वाली टीम को फायदा मिलेगा और प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है इसके बारे में आपको पूरा समझाएंगे। और साथ ही पिछले मुकाबले की भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग ये जो 2023 से 27 के बीच के ये पूरे मुकाबले खेले जा रहे हैं, वेन्यू जो है त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ग्राउंड, ये कीर्तिपुर नेपाल में ही खेला जा रहा है। और ये मुकाबला जो है सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ओडीआई फॉर्मेट का ये मुकाबला है। यहाँ पर अगर आप देखें नेपाल और ओमान के बीच में जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है ओडीआई में, उसमें नेपाल 3 मुकाबला जीती है और ओमान ने 6 मुकाबले जीते। यहाँ पर नेपाल के फैंस को थोड़ा सा कंसर्न जरूर रहना चाहिए कि ओमान भी उनसे आगे पहुंच गई है। पिच रिपोर्ट की अगर बात करें तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ग्राउंड के पिच आमतौर पर बैलेंस और मध्यम स्कोरिंग विकेट है, न ज्यादा बॉलर के पक्ष में है न पूरी तरह बल्लेबाजों के लिए आसान है। शुरुआती गेंदबाजों में तेज गेंदबाज को थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर अगर सुबह की नमी बनी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स को भी सहायता मिलने लगी है। आउटफील्ड तेज है जिससे बड़े शॉट्स का फायदा मिलता है और रन बनाना आसान रहता है। वहीं अगर इस विकेट की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने पर जीत का जो प्रतिशत है वो 59 है। वहीं पहले गेंदबाजी करने पर जो जीत का प्रतिशत है वो 41 है। औसत स्कोर की अगर बात करें तो पहली पारी का औसत स्कोर 215 रन है, वहीं दूसरी पारी का औसत स्कोर 200 रन है। यानी कि पहले अगर आप बैटिंग करते हैं तो डिफेंड करना यहाँ पर आसान होता है। अब अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो नेपाल की जो पिछले मुकाबले की प्लेइंग 11 थी, आरिफ शेख, आसिफ शेख, इसके अलावा बशीर अहमद, भीम शर्की, दीपेंद्र सिंह हरी, करण केसी, कुशल भुरतेल, ललित राजवंशी, रोहित पटेल कप्तान, संदीप लामिछाने और यहाँ पर आपको सोमपाल कामी दिखने वाले हैं। इसके अलावा ओमान की जो प्लेइंग 11 है, जतिंदर सिंह, आशीष यहाँ पर है, उसके अलावा मुजीबुर अली, अहमद मिर्जा इस टीम में है, वसीम अली हो गए, इसके अलावा विनायक शुक्ला हो गए, जितिन, और उसके अलावा शकील अहमद, हसनैन शाह, सिद्धार्थ और फिर शाह फजल, ये है ओमान की टीम। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछले मुकाबले में टीम के जो जीत के हीरो थे नेपाल के, होते दीपेंद्र सिंह हरी, जिनके फॉर्म पर कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर था कि T20 में जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा लोड ले रहे हैं। लेकिन ओडीआई में उन्होंने दिखा दिया कि यार अभी भी इस खिलाड़ी में जो ऑलराउंडर की हम बात करते हैं वो पूरी काबिलियत इस खिलाड़ी में है। और ऐसे में यहाँ पर देखना होगा कि ओमान से कैसे यहाँ पर ये मुकाबला जीत पाती है नेपाल की टीम। एक बार आपको समझा देते हैं कि अगर ये मुकाबला जीत जाते हैं तो क्वालिफायर में इनका समीकरण क्या है, पॉइंट्स टेबल क्या कहता है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो जिसमें अभी तक जो 24 मुकाबले खेले गए, 24 मुकाबले यूएस ने खेले जिसमें उन्होंने 18 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले में उनको हार का सामना करना पड़ा। पॉइंट्स उनका अच्छा है और वहीं एनआर भी उनका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। वहीं स्कॉटलैंड की टीम ने 28 मुकाबले खेल लिए, 14 में जीत है, 8 मुकाबलों में उनको हार का सामना करना पड़ा है। वहीं अगर आप देखें तो ओमान की टीम 25 मुकाबले, 13 जीत उनके हैं और 9 मुकाबलों में हार है। और वहीं अगर आप देखें नीदरलैंड के पास 24 मुकाबले, 13 जीत है, नमीबिया 28 मुकाबले, 10 जीत है, कनाडा 24 मुकाबले, 9 जीत, और वहीं नेपाल की अगर बात करें तो 21 मुकाबले खेले और 6 जीत हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अगर एक एग्जांपल ये सेट करें कि स्कॉटलैंड का 28 में 14 जीत हैं जो नंबर 2 पर हैं, और यहाँ पर नेपाल 21 मुकाबले खेले हुए, यानी कि अगर मान लीजिए 7 मुकाबले 28 तक इनको पहुँचना है, अगर ये 7 मुकाबले अगले खेलते हैं और उसमें लगभग ये अपने सभी मुकाबले जीत जाते हैं, तब भी ये स्कॉटलैंड के बराबर तक ही नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके लिए दिक्कत रहेगा कि कैसे यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं। लेकिन यूएस की टीम अगर आप देखेंगे लगभग मान के चलिए कि बहुत मुश्किल है यहाँ से क्वालिफाई कर पाना, एक तरीके से ना ही मान के चलिए तो ही ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन नेपाल के लिए बेहतर ये रहेगा कि वो अपनी स्क्वाड कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि आने वाली ओडीआई सीरीज़ या फिर क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अगर आएगा आने वाले समय में, तो ये टीम किस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाती है। T20 में फिर भी लोगों को भरोसा रहता है कि नेपाल चमत्कार कर सकती है, टीमों को हरा सकती है। लेकिन ओडीआई में अभी भी ये कैसे भरोसा फैंस को दिला पाएंगे कि ये बड़ी टीमों को हरा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ओमान के आगे इनका स्टैट्स इस तरीके से नज़र आता है। यूएई से कड़े मुकाबलों में मुकाबला जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी टीम का जो
कॉम्बिनेशन है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। खिलाड़ी इनके पास ज़बरदस्त हैं, लेकिन जो प्लेइंग 11 है वो कहीं ना कहीं कई बार ऊपर नीचे दिखता है कि यार ये खिलाड़ी नंबर 3 पर क्यों आ रहा है, ये नंबर 4 पर क्यों आ रहा है। ये फैंस के जहन में सवाल रहता है। लगता है कि यार इस खिलाड़ी को ज़्यादा गेंदें मिलती तो ज़्यादा बेहतर कर लेता, चाहे वो भीम शर्की की बात कर लें या फिर इनके पास जो बाकी ओपनर हैं, कई बार ओपनिंग में दिखते हैं, कई बार मिडिल ऑर्डर में दिखते हैं। तो नेपाल के लिए एक बड़ा कंसर्न यही रहेगा कि आने वाले मुकाबलों में कैसे अपने आप को बेहतर करते हैं, क्योंकि उनके पास बैटिंग का जो क्रम है वही इस टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या बन जाता है और इसी लिहाज से डोमेस्टिक खिलाड़ियों को और लाने की ज़रूरत है। खासतौर पर T20 में फिर भी इनका सेटअप बेहतर नजर आता है, लेकिन ODI में अभी भी अगर आप देखें तो शायद लोकेश बम या फिर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टीम में शामिल कर सकते हैं, जिससे इनका ट्रैक रिकॉर्ड और बेहतर हो सकता है। तो देखते हैं क्या बदलाव होगा ओमान के खिलाफ, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे इस क्वालिफायर मुकाबले में जो इनका प्रदर्शन रहा है वो भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं कई बार सवालों को घेरे में आ जाता है कि किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। चाहे पिछला मुकाबला हो, वहां पर भी टीम फंसी नजर आई थी। छोटी टोटल को जिस तरीके से चेस किया, उसके पहले वाले मुकाबलों में भी लगभग फंसी नजर आई थी। नो डाउट कीर्तिपुर का विकेट भी कुछ इस तरीके का होता है कि वहां पर 200 रन भी अपने आप में पर्याप्त हो जाता है, लेकिन इनके पास स्पिन खिलाड़ी जो है अच्छे हैं खेलने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर टीम फंसती है तो सवाल कहना है कि इनकी प्लेइंग 11 पर आता है। देखते हैं जो इनके नए कोच हैं स्टुअर्ट लॉ, इससे पहले चीज़ें बेहतर ज़रूर हो रही थी, लेकिन इनकी कोचिंग में टीम का प्रदर्शन अगर आप देखें तो उतना बेहतर नहीं है इतना पहले ये टीम करते आ रही थी। अब देखते हैं क्या कुछ होता है और आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप उस कोच को मिस कर रहे हैं। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। बाकी हमारी कवरेज आपको कैसी लगती है उसके बारे में ज़रूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।